हाँ जी, तो बेटे आज हम लोग सिस्टम ऑफ पार्टिकल की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसमें हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास। कोई दिक्कत नहीं, चलिए आइए शुरुआत करते हैं। जो नेम है वही डेफिनेशन होती है। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल मतलब ये बहुत सारे मास पार्टिकल्स का एक बंच है। ठीक है, फिजिकल सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। पार्टिकल्स डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में एक दूसरे से कनेक्टेड हो सकते हैं या पार्टिकल्स आपस में डिस्क्रीट भी हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग बिखरे हुए भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा सिचुएशन क्या है। तो चलिए सेंटर ऑफ मास की तरफ बढ़ते हैं। सुनिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। हाँ जी, सेंटर ऑफ मास का मीनिंग क्या था? हम लोग क्या कह सकते हैं सेंटर ऑफ मास के लिए? इट इज अ लोकेशन, इट इज अ पॉइंट, इट इज अ फिजिकल सिचुएशन एट विच होल मास ऑफ अ सिस्टम कैन बी सेंट्रलाइज और कैन बी एज्यूम्ड। ओके, हम किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना भी बड़ा कितना भी छोटा उसके कंप्लीट मास को जिस पॉइंट पर जिस लोकेशन पर सेंट्रलाइज्ड एज्यूम कर सकते हैं, उसको वहाँ पर फोकस कर सकते हैं, उसको वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। तो ऐसी लोकेशन जहाँ हम लोग पूरी बॉडी के मास को, पूरे ऑब्जेक्ट के मास को, पूरे सिस्टम के मास को स्टडी करने में कैपेबल होते हैं, या उसको हम लोग उस पॉइंट पर सेंट्रलाइज्ड एज्यूम कर सकते हैं। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ मास। समझ गए बच्चों? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल, इन केस अगर मैं आपसे कहूं देयर आर टू मास, सिमेट्रिक मास है, आइडेंटिकल है, ठीक है, और इनमें डिस्टेंस है सपोज आप, तो यहाँ पर इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ रहेगा बेटा? एग्जैक्टली मिड में। इन दोनों ऑब्जेक्ट की जॉइनिंग लाइन है इनकी, इसके एग्जैक्ट मिड में रहेगा सेंटर ऑफ मास। ये सुन लो, कह सकते हैं ये लोकेशन रहेगी सेंटर ऑफ मास की। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? किसी भी सिस्टम के मास का सेंटर पॉइंट ले रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सेंटर ऑफ मास है ये इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये दोनों मास कैसे आइडेंटिकल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसी में नेक्स्ट एग्जांपल है, ध्यान से सुनना अच्छे से। आपने बेटा कुछ इस तरह का सिस्टम लिया, ये मास है, आइडेंटिकल है तीनों मास, ठीक है, और ये शेप इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इस कंडीशन में इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ रहेगा बेटा? एग्जैक्टली फिजिकली इनका जो सेंटर ऑफ मास है बच्चों, ये इस ट्रायंगुलर शेप के सेंट्रॉइड पर ही होगा। यस और नो? एनी एक्सक्यूज? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको आप इस तरह से भी रियलाइज कर सकते हैं, इस तरह से फील कर सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा सोचूं, इस मामले में विचार करूँ ना, देखिए ध्यान दीजिए, थोड़ा दिमाग लगाना ढंग से अच्छे से, कि अगर मैं इस सिस्टम को इस तरह से हाफ कट कर लूँ, ठीक है ना, ये जो हाइट है, हाइट का मैंने हाफ और हाफ कर लिया, तो बॉटम मास कंपैरेटिवली ज़्यादा है, तो इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? कंपैरेटिवली इसकी हाफ जो हाइट है उससे भी कम रहेगा। तो आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हो। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन से हम लोग देख सकते हैं। इसी सिचुएशन में इनकेस अगर हम लोग बात करें बेटा, ये हम लोगों ने बेटा एक सॉलिड रॉड ले लिया, आइडेंटिकल है, सिमेट्रिक है। ओके, तो इस सिचुएशन में क्या होगा ना, इसके डायमीटर का हाफ, तो क्रॉस सेक्शन डायमीटर का हाफ और इसकी लेंथ का भी हाफ। यहाँ जो पॉइंट आएगा ये इसका क्या होगा?
सेंटर ऑफ मास होगा। सहमत है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं जिनमें कि हम लोग सेंटर ऑफ मास को इजीली मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ हम जो इतना आसानी से हम लोग बात कर पा रहे हैं कि नॉर्मली क्या होता है, तो परफेक्टली सिमेट्रिक बॉडी होती है जिससे मास का डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमेट्रिक ही होता है। तो वहीं पर हम लोग ये बातें डायरेक्टली कर सकते हैं, वरना कुछ ना कुछ हमें टेक्निकल कंडीशंस लेनी पड़ती है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो देखिए सेंटर ऑफ मास को हम लोग मोमेंट ऑफ मास या फिर मास मोमेंट की फॉर्म में भी लिखते हैं। ठीक है, ये इसकी एक ऑफिशियल डेफिनेशन हो जाती है। तो मैंने आपको जनरल आइडिया बताया था। अब अगर ऑफिशियल डेफिनेशन की तरफ हम लोग चलेगा तो इसमें हम लोग एक टर्म यूज करते हैं ना, मोमेंट ऑफ मास या फिर मास मोमेंट। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए, अभी मास मोमेंट क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, बहुत अच्छे से सुनना। देखिए आपने कोई भी एक मास बॉडी ली बेटा, स्मॉल एम, ठीक है, इसको तुम लोकेट कर रहे हो किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो सपोज ये पॉइंट तुमने ले लिया, ये ले लिया सपोज ओरिजिन पॉइंट, ले लिया पॉइंट। ठीक है, ये जो पॉइंट तुम लोगों ने लिया है बेटे, ये जो पॉइंट लिया है, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये जो मास पार्टिकल है, इसके लिए पोजीशन वेक्टर तुमने क्या लिया, आर वेक्टर। कितना लिया बच्चों, आर वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं, पोटेंशियल नहीं था, यहाँ पे मास ले लिया है। तो बेटा जो भी रेफरेंस पॉइंट है, कोई जरूरी रेफरेंस पॉइंट कहाँ हो, कहीं भी हो सकता है। नॉर्मली अपन रेफरेंस पॉइंट के फॉर्म में खुद ओरिजिन को भी ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट से ये जो मास तुमने लिया है, इसका तुमने एक पोजीशन वेक्टर ले लिया बच्चों। कोई समस्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों इसका मास मोमेंट का मीनिंग क्या है, ध्यान देना। मास मोमेंट का मीनिंग है एम आर वेक्टर, मास ऑफ दैट पार्टिकल और बॉडी एंड इट्स पोजीशन वेक्टर। इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये जो मास पार्टिकल है, इसका मास मोमेंट कितना है, एम आर वेक्टर, याद रखिएगा। अब अगर हमें इस कॉन्सेप्ट को सेंटर ऑफ मास के लिए यूज करना है, ठीक है, मास मोमेंट को अगर बेटा हमें सेंटर ऑफ मास के लिए यूज करना है बच्चे, तो कैसे यूज करेंगे वो देखिएगा ध्यान से। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए। अब मास मोमेंट का कॉन्सेप्ट सेंटर ऑफ मास के लिए यूज करना, तो इसमें रेफरेंस पॉइंट कौन हो जाएगा बेटा, खुद सेंटर ऑफ मास। कौन हो जाएगा बच्चों, सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान दें, तो सुनो सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट और लोकेशन, center of mass is a point for system of particle for which or with respect to this point mass मोमेंट रिमेन जीरो। तो जो सेंटर ऑफ मास एक ऐसी लोकेशन है, एक ऐसा पॉइंट है जिसके रेस्पेक्ट में सिस्टम का जो मास मोमेंट हो कितना हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कैसे, देखिए ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ढंग से समझना, ध्यान से सुनना। कोई भी सिचुएशन अगर हम लोग लें, समेशन ऑफ एम आई आर आई वैक्टर and I varies from 1 to n, that must be equal to 0। तो बच्चों सेंटर ऑफ मास सिस्टम का एक ऐसा लोकेशन है, सेंटर ऑफ मास सिस्टम का एक ऐसी लोकेशन, एक ऐसा पॉइंट है जिसके रेस्पेक्ट में जितने भी पार्टिकल्स बनेंगे, जितने भी इस सिस्टम में पार्टिकल्स अटैच हो रहे हैं, उनका सबका मोमेंट ऑफ मास कितना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। दिक्कत वाली बात नहीं। कैसे, देखिए सुनिएगा ध्यान से, ढंग से सुनना बेटा।
फॉर टू मास पार्टिकल सिस्टम। बेटा मैं टू मास पार्टिकल सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना बच्चों, अच्छे से ढंग से। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, मास m1, मास m2। बेटा m1 के लिए पोजीशन वेक्टर मैंने ले लिया r1 वेक्टर, m2 के लिए पोजीशन वेक्टर क्या लिया बच्चों मैंने r2 वेक्टर। ये ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। अब जो m1 m2 बेटा इनका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग आएगा। इनकेस अगर m1 m2 इक्वल होंगे तो मिड पॉइंट हो जाएगा, वरना थोड़ा लेफ्ट या राइट हो जाएगा, जो हैवी बॉडी है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सहमत हो? कोई दिक्कत नहीं। तो जो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें कहीं भी किसी भी लोकेशन पर, तो ये सपोज हमने लिया सेंटर ऑफ मास, और इसके लिए बेटा पोजीशन वेक्टर मैंने ले लिया RCM वेक्टर। सुन रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। अब इस लोकेशन में सेंटर ऑफ मास के लिए क्या रहेगी सिचुएशन, m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। ये बच्चों इसके सेंटर ऑफ मास का ऑफिशियल फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब आप कुछ सोचिए, दिमाग लगाइए बेटा। अब रेफरेंस पॉइंट क्या है, ओरिजिन है, तो उसके रेफरेंस में सारा काम हो रहा है। इस बार रेफरेंस पॉइंट क्या है, ओरिजिन। अब अगर रेफरेंस पॉइंट हम लोग खुद सेंटर ऑफ मास पर ले लें, रेफरेंस पॉइंट का ले लिया खुद सेंटर ऑफ मास पर ले लिया, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, देखो ध्यान देना अच्छे से। सेंटर ऑफ मास खुद ही रेफरेंस पॉइंट आ गया, ले लिया, तो दिक्कत नहीं था। तो सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर कितना हो गया, 0। तो क्या लिख सकते हो बच्चों आप लोग, m1 r1 प्लस m2 r2 इज इक्वल टू 0 कह सकते हैं क्या बच्चों, तो दिक्कत वाली बात नहीं। तो इसको अगर मैं इन जनरल ये कह दूं, समेशन ऑफ mi ri वेक्टर एंड i वेराइज फ्रॉम 1 to 2 दैट इज 0। आई के पहले 1 रख दीजिए m1 r1, ठीक है, तो समेशन मींस प्लस, फिर आई की 2 रखिए m2 r2, ये लीजिए। तो ये इस तरह से कॉन्सेप्ट काम आता है, समझ गए बात को। तो सेंटर ऑफ मास सिस्टम की एक ऐसी लोकेशन है जिसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ मास या फिर मास मोमेंट ऑफ सिस्टम हमेशा कितना रहेगा, 0 रहेगा, 0 रहेगा। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो तुमने लिखा था इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की फॉर्म में देख ले अपन, आइए देख लेते हैं, ध्यान देना। बट इसको एक जनरल फॉर्म भी देख लेते हैं, सुनिए ध्यान दीजिए। m1 m2 डिस्टेंस r, डन, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर चलो, यहाँ पर m1 m2 मास है और सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस स्मॉल r, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब तो कुछ भी एज्यूम कर लो, m1 m2 से कोई भी, जैसे मान लीजिए अगर इक्वल होते तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्ट मिड में आ जाएगा। इनकेस अगर m1 2 kg है, m2 3 kg है, 4 kg, मतलब कुछ भी चेंज है, ठीक है। तो इस सिचुएशन को अगर हम लोग थोड़ा सा देखना चाहेंगे, देखो ध्यान देना, मैंने एज्यूम किया सपोज m1 इज ग्रेटर देन m2, m1 इज ग्रेटर देन m2। अब रिवर्स भी ले सकते हैं, m2 को बड़ा ले लीजिए, कोई खास बात नहीं, ठीक है। तो जो ये तो कंफर्म हो गया कि अगर m1 बड़ा है तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कुछ सेंटर से लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, आया ना, सहमत हो मेरी बात से। तो ये ले लिया मैंने सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब ये अगर सेंटर ऑफ मास है तो इससे मैंने m1 का जो डिस्टेंस वो कितना ले लिया, सपोज x कितना लिया उधर, तो m2 का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r माइनस एक्स, यस नो, टेंशन नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ मास कितना है, 0। देखिए ध्यान दीजिए, m1 और सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस क्या है, x प्लस m2 r माइनस एक्स। क्या मेरी बातें समझ नहीं, तो दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर एक चीज़ जो ध्यान रखिए क्या है, अगर ये ओरिजिन है तो ये प्लस है तो ये कैसा होगा, माइनस, तो माइनस कर दो ना,
इज इक्वल टू 0, यस और नो? एक्सक्यूज अगर ओरिजिन है तो प्लस एक्स है तो ये कितना हो गया माइनस एक्स। m2 अगर प्लस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो m1 किस तरह माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, कोई दिक्कत? डन है। तो m1 माइनस एक्स, तो मैंने माइनस बाहर शिफ्ट कर दिया है। क्या बातें समझ में आ गई? कोई परेशान तो नहीं? तो यहाँ से अगर हम लोग बात करना चाहें तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए m2r m2 इंटू आर माइनस m2x ट्रांसफर कर रहे हैं तो माइनस ट्रांसफर तो प्लस में m1x और प्लस m2x। देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ x? x कितना हो जाएगा टर्म? m2r अपॉन m1 प्लस m। कोई दिक्कत? टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस तरह से हम लोग डायरेक्टली x की वैल्यू अटेम्प्ट कर सकते हैं और या प्रैक्टिकली यूज़ भी कर सकते हैं। इसमें ये ध्यान रखिएगा बच्चों, ये फॉर्मूला का भी यूज़ करना पड़ेगा डायरेक्टली, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। ऐसा मत सोचना कि m2 स्मॉलर पार्टिकल था तो कई बच्चे ऐसा याद कर लेते हैं कि m2 स्मॉलर पार्टिकल है वो न्यूमरेटर में आएगा, ऐसा मत सोच लेना, ठीक है ना? आपने डिस्टेंस जहाँ से लिया ना, तो वह m1 से डिस्टेंस लिया अपने x, तो फिर अनदर पार्टिकल m2 यहाँ लेना है। अगर आप इसी क्वेश्चन में m2 से डिस्टेंस ले लेते x तो यहाँ पर फिर m1 आ जाता है, थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है? ये जो डिस्टेंस आपके पास आई है ना वो m1 से आई है, तो यहाँ न्यूमरेटर में सेकंड पार्टिकल आएगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, ठीक है? डन। हाँ बच्चों, तो ये था सेंटर ऑफ मास के लिए प्राइमरी स्टेट। अब टू मास पार्टिकल सिस्टम के लिए आप लोगों ने चीज़ें ऑब्जर्व की, ठीक है ना? उसको हम लोग बड़ा वेक्टर फॉर्म में भी ले सकते थे, ऐसी कोई खास बात नहीं थी। अब अगर हम लोग इसी सीक्वेंस में n मास पार्टिकल के लिए बात करना चाहें तो हम लोग कैसे करेंगे वो भी देखिएगा ध्यान से, प्लीज़ अच्छे से समझ लो। हाँ जी, ठीक है। बहुत सारे पार्टिकल्स हैं m1 m2 m3 m4 अप टू mn, और सपोज कीजिए सबका जो रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास है वो हमें किसी एक लोकेशन पर मिल रहा है, ठीक है बेटा? तो m1 के लिए हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर लिया सपोज r1, m2 के लिए पोजीशन लिया सपोज r2, rcm, r3 एंड rn। तो बच्चों अगर हमें बात करनी पड़े, ठीक है, तो इन केस अगर हम लोग चले बेटा पोजीशंस की तरफ इनके, तो बेटा यहाँ पर अगर सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में हम लोग बात करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? देखिए ध्यान दीजिएगा, सभी सुनिएगा। m1 दिमाग लगाना, ये सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास से m1 की लोकेशन यही तो होगी ना? तो क्या कह सकते हैं बच्चों आप लोग? m1 r1 वेक्टर माइनस, कह सकते हैं, तो दिक्कत वाली बात नहीं, ओके? इसी तरह से m2 m3 अप टू mn, सुन तो रहे ना? किया जा सकता है। इनकेस अगर हम लोग इसे इस तरह से ट्रीट ना करें, ध्यान से सुनना बड़ा अच्छे से। अब रेफरेंस पॉइंट अगर खुद ओरिजिन को ही ले लें हम लोग, सुन रहे हैं? रेफरेंस पॉइंट अगर खुद ओरिजिन ले लेंगे तो फिर बाद में आरसीएम की पोजीशन क्या आ जाएगी बच्चों? आरसीएम वेक्टर की जो पोजीशन रहेगी वो कितनी रहेगी? m1 r1 वेक्टर
m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर अप टू mn rn वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn। आप खुद सोचिए, इसी इक्वेशन से बन जाएगी, यहीं से चीज बन जाएगी तो और इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, समेशन ऑफ एम आई आर आई वेक्टर आई वेराइज फ्रॉम 1 to n अपॉन टोटल मास। तो इस फॉर्मूले को हम लोग जनरल फॉर्म में ये भी कह सकते हैं एन पार्टिकल सिस्टम के लिए। तो फाइनली ये चीज़ है, वो चीज़ें मुश्किल नहीं है, सेंटर ऑफ मास भी बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। दिमाग में केवल बच्चे की टेंशन होती है, बहुत ज़्यादा बर्डन होती है, पता नहीं क्या है कैसे है क्यों है, ऐसा कुछ खास नहीं, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बस थोड़ा स्टेप्स और कॉन्सेप्ट ये दो चीज़ें अपने पास रखो, फालतू बहुत ज़्यादा फार्मूलाज है पढ़ने का चक्कर नहीं था। ये नहीं कि आप हर चीज़ में स्टैंडर्ड फार्मूले रट रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो आपको ये आवश्यकता नहीं है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद कर लो। अब जैसे मैंने अगर ये कॉन्सेप्ट याद करते हो ना तो इससे ये वैल्यू अपने आप बनेगी, या फिर ये याद करो इससे वैल्यू अपने आप बनेगी। दोनों को अलग अलग, ऐसा नहीं कि कोई अलग अलग डायरेक्शन में अपने को जाना है, नहीं बेटा, चीज़ें एक ही हैं, बस एक ही मल्टीपल फॉर्म्स होती है। तो एक याद करके बाकी फॉर्म अपने आप बनाने की कोशिश करो, ज़्यादा फायदे में रहोगे आप, ठीक है ना। ज़्यादा 50 अलग अलग फॉर्मूले तुम लोग रटने की कोशिश मत करो, इससे बढ़िया है उनके लॉजिक्स पर काम करो, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। हाँ जी सुनिए, ध्यान दीजिए बच्चों। अब न्यूमेरिकल्स में जब हम लोग चलते हैं तो ये चीज़ तो काम आती ही है, लेकिन इनके अलावा इनके कंपोनेंट फॉर्म भी हमारे बहुत ज़्यादा यूज आते हैं। तो देख लीजिएगा, ध्यान दीजिए। सपोज कीजिए किसी क्वेश्चन में आपको दे दिया कोई भी पोजीशन वेक्टर दे दिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, जेड को मैं नॉर्मली लिख देता हूँ जेड के कैप, ये दे दिया अपने को, ठीक है। अब ये R1 R2 R3 जब भी होगा तो x1 y1 z1 x2 y2 z2 चलता जाएगा। ऐसे सेंटर ऑफ मास की जब हम लोग बात करेंगे तो XCM YCM और ZCM ले लेंगे। तो यही फॉर्मूले कैसे स्विच करते हैं, ध्यान देना। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग x एक्सिस या फिर x कोऑर्डिनेट, ठीक है, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आएगा बच्चों, समेशन ऑफ एम आई एक्स आई आई वेराइज फ्रॉम 1 to n अपॉन टोटल मास। फंडा क्लियर है, m1 x1 प्लस m2 x2 m3 x3 अप टू mn xn। तो इस तरह लिख सकते हैं। सेम कंडीशन y एक्सिस के लोग बात करें सेंटर ऑफ मास के लिए, समेशन ऑफ एम आई वाई आई वेराइज फ्रॉम 1 to n अपॉन टोटल मास। और z एक्सिस के लिए बात करें समेशन ऑफ एम आई जेड आई वेराइज फ्रॉम 1 to n अपॉन टोटल मास। दिक्कत तो परेशान नहीं, नो टेंशन। ये आप लोग सेंटर ऑफ मास के x, y और z कोऑर्डिनेट्स मैनेज कर सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना अच्छे से। अब अगर कभी आ जाए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ध्यान देना अच्छे से। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा, क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग, ये होता है ना वेलोसिटी dr/dt, नो टेंशन, ले लीजिए। कोई सेंटर मास की वेलोसिटी की बात हो जाए तो डायरेक्टली फॉर्मूला है बेटा, समेशन ऑफ एम आई वी आई वेराइज फ्रॉम 1 to n अपॉन टोटल मास। ये लीजिए m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, फिर m2 v2 वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल, फिर m3 v3 वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्टिकल एंड सो ऑन। बोलो कोई उलझन है? मतलब सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है, अपने आप चीजें बनेंगी अपने आप। पर्टिकुलर x की बात करनी है
तो आर सी एम एक्स सी एम लिया तो बाकी सबके भी एक्स कोऑर्डिनेट ही लो, वाई लेना तो वाई लो, जेड लेना तो जेड लो। वेलोसिटी में ध्यान रखिएगा, आपको स्पेसिफाई करवा दें, हालांकि ठीक है चांस कम होते हैं, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा अटक जाए कि भाई स्पेसिफाई करवा दिए साहब सेंटर ऑफ मास की एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी निकालनी है, तो कोई खास बात नहीं। एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी निकालें तो बाकी सबकी वेलोसिटी भी एक्स के अलोंग ही ले लेंगे, एक्स कंपोनेंट ही ले लेंगे। समझ में आ गई बस, कोई दिक्कत नहीं। अब चाहे तो इसका एक बार जनरल फॉर्मूला लिख दो, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 अप टू mn अपॉन सोचो अगर ये वेलोसिटी x के अलोंग आएगी, यहाँ भी वेलोसिटी x के अलोंग आएगी या y या z, ऐसा ही होगा। ठीक है डन है। इन केस अगर एक्सेलरेशन पर बात हो जाए, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या आ जाएगा, कुछ फील कर रहे हैं, दिक्कत नहीं है, दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम आई ए आई वेराइज फ्रॉम 1 to n अपॉन टोटल मास, यस और नो। बट अगर एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का चाहिए तो इंडिविजुअली जितने पार्टिकल सबका ही एक्सेलरेशन m1 m2 m3 के लिए a1 a2 a3 ले लेंगे, बताइए। यस और नो, कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका सेंटर ऑफ मास के लिए कंप्लीट सिस्टम तैयार है। अब इनके क्वेश्चंस पर हम लोग बात कर लेते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी, ठीक है। अब ये मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया था m1, बहुत ही बेसिक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक पैटर्न है। m1 है सपोज कीजिए 4 kg, बेटा m2 सपोज 6 kg, और डिस्टेंस है सपोज 10 सेंटीमीटर में ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, 60 सेंटीमीटर कर देते हैं, कुछ भी ले लीजिए, क्या दिक्कत है, लॉजिक पर ध्यान देना। अब इसका आप पूछिए सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के लिए अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए आपने सेंटर ऑफ मास की बात की, तो हैवी कौन है 6, तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा 6 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यस। तो m1 से डिस्टेंस है सपोज x, तो ये कितना हो गया r माइनस एक्स। अभी जो मैंने फॉर्मूला यूज़ किया उसको आप डायरेक्टली अटेम्प्ट कर लीजिए ना, वरना एक स्टेप बढ़ जाएगी, कोई खास बात नहीं है। अगर ये मैंने सेंटर ऑफ मास ले लिया तो इसका मतलब क्या रहेगा 4 इंटू एक्स, इसमें देखिए माइनस में करिए, ओरिजिनल तो इधर नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव, ठीक है, 4x और प्लस 6 r माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा 60 माइनस एक्स, या भी शुरू में r माइनस एक्स रहने दो, बाद में 60 रख देना, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, यस, दिक्कत नहीं था। देन 6r इज इक्वल टू माइनस 4x माइनस 6x, तो यह 10x आ जाएगा प्लस, एंड व्हाट इज x, 6/10 r, तो 6/10 r कितना है बेटा 60, 36 सेंटीमीटर, x के भी 36 सेंटीमीटर है, तो रिमेनिंग 60 माइनस 36 आप कर सकते हैं, इजीली हैंडल कर सकते हो। तो ये वाला सेंटर ऑफ मास निकालने का एक बेसिक पैटर्न है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपसे, दिमाग लगाना, ढंग से सुनना अच्छे से। हाँ जी, ये बेटा सिमेट्रिक बॉडी है, या फिर कॉम्पिटिशन में आया क्वेश्चन है,
एक सिमेट्रिक बॉडी है और इस सिमेट्रिक बॉडी में ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ई शेप, कोई दिक्कत तो नहीं, ये y एक्सिस या x एक्सिस, ठीक है ना, जिनके पैरामीटर्स है 3a, दिस इज 2a, अगेन 3a एंड हाइट ऑफ ईच पार्ट a, ठीक है। और उसका आपको क्या चाहिए, सेंटर ऑफ मास चाहिए, ठीक। थोड़ा यहाँ पर अगर हम देखें तो सिमेट्रिक है बॉडी, तो इसका सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट तुम्हें डायरेक्टली विजिबल हो जाएगा। और टोटल हाइट कितनी होगी, 5 है, हो गई a प्लस a प्लस प्लस प्लस, थोड़ा जो सेंटर ऑफ मास आएगा कहीं ना कहीं मिड में आएगा ना, तो y कोऑर्डिनेट तो इजीली हैंडल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 5 है y2। अब x कोऑर्डिनेट की बात करनी पड़ेगी अपने को, तो x कोऑर्डिनेट की बात करें तो xcm कितना आएगा, m1 m2 m3 एंड सो ऑन, ये आएगा, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन टोटल मास। तो बच्चों एक्सीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m1, ये ले लेते हैं m1, दिस वन, ठीक है, m1 और x1। अब बेटा ये जो सिमेट्रिक बॉडी है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, 3a है, तो 3a/2 पर ही होगा, x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, जस्ट हाफ, दिक्कत नहीं। अब रही बात मास कैसे लेंगे बेटा, तो मास के लिए हम लोग क्या करेंगे, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मास। ये जो स्ट्रक्चर है जिस सरफेस से बना हुआ सिमेट्रिक है, तो जो मास है क्या होगा, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो यहाँ पर जो बॉडी का मास हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया रहेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का मास कितना होगा, तो बताइए एरिया कितना होगा, 3 × a, 3a² हो गया क्या, और x1 कितना हो जाएगा, 3a/2, बताइए बच्चों, यस और नो, x कोऑर्डिनेट हाफ हो जाएगा, तो फिर पहली बात प्लस m2, बेटा ये सेकंड पार्ट है दिस वन, इसका एरिया कितना हो जाएगा बताओ जरा, a और ये a, ठीक है ना, कितना हो जाएगा बेटा, लो a² और x कितना हो जाएगा बेटा, a/2, ये लेंथ a है ना, ये 3a है, ये 2a है, तो ये कितना हो जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास x के अलोंग a/2 रहेगा, यस नो। देन m3, ये जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट का मास मतलब 2a × a, तो 2a² हो गया क्या, और इसका x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, a, बताइए। फोर्थ के लिए फिर से सेम कंडीशन, a² × a/2, और जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट के लिए भी क्या होगा, जो फर्स्ट पार्ट है वही रिजल्ट आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, कितना हो जाएगा, a² × 3a/2 अपॉन टोटल मास। तो टोटल मास मतलब सबका एरिया ऐड कर दें तो कितना हो गया, 4a², 6a², 7 और 10a², यस और नो, बताइए। तो ये नीचे रेशो कर देंगे, a² वाले टर्म्स जो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी एक ही फॉर्म में आपका एक्सीएम आ जाएगा। वरना क्लियर हो, तो दिक्कत, तो परेशान नहीं।